नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस 2025 के आने वाले एग्जाम्स की। जैसा कि आपको पता चली गया होगा, दिल्ली पुलिस ने ड्राइवर, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज जारी की हैं, जिनके एग्जाम आने वाले दिसंबर और जनवरी में संभावित हैं। तो हम लोग कांस्टेबल के एग्जाम को टारगेट करते हुए प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसका पहला मॉक टेस्ट आपको मिल चुका है। बहुत सारे बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया। आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की बात करेंगे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं और इस 100 क्वेश्चन में जो आधे क्वेश्चन है यानी कि 50 क्वेश्चन वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से है। तो यानी कि आज की वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चंस को एक बार फिर से क्या करेंगे, क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आप कितना स्कोर कर पाते हो आज के मॉक टेस्ट में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यानी कि मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1969। 1969 में कुल कितने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। यानी कि ये बैंक पहले प्राइवेट थे, फिर इनको सरकारी बनाया गया। तो उन बैंकों की संख्या याद रखिएगा 14। प्रधानमंत्री उस टाइम हमारे देश की इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी ने एक मेजर स्टेप 1980 में भी किया था, जब उन्होंने 6 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया था। तो ये दोनों न्यूज आप याद रखिएगा, ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम में। अगर एक चीज और आपको मैं यहां पे बता दूं कि आपके आने वाले कांस्टेबल के एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि करेंटली भारत में कुल कितने पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, तो उनकी संख्या याद रखिएगा 12। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्था का प्रावधान करता है। पंचायती राज का मतलब होता है लोकल गवर्नमेंट। अब आपको पता होगा कि हमारे देश में यानी कि इंडिया में 3 लेवल की गवर्नमेंट बनाई जाती है। सबसे ऊपर जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो दिल्ली से बैठकर शासन चलाती है पूरे देश में। दूसरे नंबर पर स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट कैपिटल में बैठती है। जैसे यूपी की सरकार लखनऊ में बैठेगी और वहां से पूरे यूपी के लिए सरकार चलाएगी। और तीसरी जो गवर्नमेंट होती है वो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो स्थानीय लोगों के बीच में रहकर एक ग्राउंड लेवल पे काम करती है। और ये जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पंचायत होता है जो कि रूरल एरियाज में होता है, और एक आपका म्यूनिसिपैलिटीज होता है जो अर्बन एरियाज में होता है। तो अब भारत में क्या पंचायतों का उल्लेख संविधान के किसी पर्टिकुलर आर्टिकल में है? तो जी हां है। वो कौन सा आर्टिकल है आपका? आर्टिकल 40। ये याद रखिएगा। एक चीज और आप यहां पे याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पंचायती राज को शुरू करने का जो श्रेय है, यानी कि फादर ऑफ पंचायती राज या लोकल गवर्नमेंट किसको बोला जाता है, तो वो लॉर्ड रिपन था, पहला गवर्नर जनरल जिसने लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता रहता है। तो पंचायती राज जब भारत में आर्टिकल 40 के तहत स्टेट्स को डायरेक्शन दिया गया कि भाई आप इसको लागू कर सकते हो, तो याद रखना भारत का कौन सा राज्य पहला स्टेट था जिसने पंचायत को स्टार्ट किया था, तो वो था राजस्थान। वो दोस्तों उस स्टेट का नाम था राजस्थान। और राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को अपने नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत की थी। और ये जो पंचायती राज के बारे में रिकमेंडेशन है, बहुत सारी कमिटीज़ हैं, जिसमें बलवंत राय मेहता की कमेटी बहुत फेमस है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ये भी आ चुका है कि बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा पंचायत से। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए, जो स्वराज पार्टी है ये फेमस पार्टी थी। कांग्रेस के ही कुछ लीडर अलग होकर स्वराज पार्टी बनाए थे, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज लीडर थे उनकी आइडियोलॉजी और इन दोनों की आइडियोलॉजी वहां पे मैच नहीं कर रही थी। उसका मेन कारण था कि ये लोग चाहते थे कि हम चुनाव में पार्टिसिपेट करें और संसद में, वहां जब अंग्रेज जो संसद बनाते थे वहां पे बैठकर हम विरोध करें। लेकिन कांग्रेस का कहना था कि नहीं, हम पूरा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो इससे इन दोनों नेताओं ने अलग हुए कांग्रेस से और एक अपनी नई पार्टी बनाई 1923 में। क्या नाम था उनका? याद रखिएगा, उनका नाम था मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी कि चित्तरंजन दास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केन रिवर्स इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर।
केन एक आजकल न्यूज में चल रही है क्योंकि दो नदियों को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है एक नहर बनाकर, जिनका नाम है केन और बेतवा। तो अब ये जो केन रिवर है ये किसकी सहायक नदी है? तो उसका नाम याद रखिएगा दोस्तों, यमुना। और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो गंगा में मिलने से पहले यमुना में मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, विंध्यन पहाड़ियां जिसको हम बोलते हैं, वहां से 4 नदियां आती हैं और चारों की चारों यमुना में अपना पानी गिराती हैं। उनके नाम है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। इनमें से केन और बेतवा को आपस में लिंक भी किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहां पे आप देख लो, इसको थोड़ा सा लिंक भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये आपकी बेतवा रिवर है और ये आपकी केन रिवर है, और इन दोनों को यहां पे ये नहर के माध्यम से क्या किया जा रहा है? कनेक्ट किया जा रहा है। और इसमें 2 स्टेट का रोल है। कौन सा? एक इधर आपका यूपी है और इधर आपका एमपी है। तो ये 2 स्टेट मिलकर इस नहर को बना रहे हैं। और ये जो पूरा एरिया जो आपको ये दिख रहा है बुंदेलखंड का एरिया, यहाँ पे पानी की समस्या बहुत होती है। तो इस नहर के बन जाने से क्या होगा? पानी की समस्या खेती बाड़ी के लिए कहीं ना कहीं कम होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मणिपुर की सीमाएं किस राज्य समूह के साथ मिलती है? मणिपुर हमारे इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। पिछले 2 सालों से वो लगातार न्यूज में है। रीज़न है, मणिपुर में बहुत खतरनाक हिंसा हुई थी। अभी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन चल रहा है। तो मणिपुर की जो पूरी की पूरी ज्योग्राफी है, उससे आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आप यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस में सेट किया हुआ है कि मणिपुर की जो सीमाएं होती हैं किन किन राज्यों से मिलती हैं। तो आप देखो यहाँ पे मणिपुर का मैप देख लो। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोकेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। ये म्यांमार के बॉर्डर पे लोकेट करता है। तो अब मणिपुर के साथ एक तो इधर से नागालैंड, दूसरा इधर से आसाम और तीसरा यहाँ से मिजोरम। तो 3 स्टेट की बाउंड्रीज क्या होती है? मणिपुर के साथ टच करती हैं। तो अगर हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को देख लें कि मणिपुर की सीमा कितने राज्यों के साथ मिल रही है, तो नागालैंड, मिजोरम और आसाम, ये वाला जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि मणिपुर की कैपिटल क्या है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौसम का एक पैरामीटर है? यानी कि मौसम को डिटरमाइन करने वाला कौन सा एक फैक्टर है? पहले तो समझो कि मौसम होता क्या है। मौसम का मतलब होता है किसी भी एरिया का एक शॉर्ट टर्म नेचुरल फेनोमेना जो टेम्परेचर पे, विंड पे या ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। मौसम कभी भी बदल सकता है, पर सेकंड बदल सकता है, क्योंकि मौसम में बदलने की प्रवृत्ति होती है। तो अगर आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि मौसम किस पे निर्भर करता है, तो आप बताएंगे जी कि सभी पे निर्भर करता है। अच्छा दोस्तों, एक वर्ड होता है क्लाइमेट, जिसको हम बोलते हैं जलवायु। तो मौसम और जलवायु में बेसिक देखिए डिफरेंस क्या होता है कि मौसम की जो प्रवृत्ति होती है, अगर इसी प्रवृत्ति को एक पैटर्न के हिसाब से हम रखते जाएं और 30 सालों तक अगर हम इसको रख दें, तो ये ट्रेंड निकल कर आएगा, एक प्रवृत्ति निकल कर आएगी। उसी ट्रेंड को हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। तो क्लाइमेट इज ए लॉन्ग टर्म फेनोमेना, या फिर कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म टेंडेंसी ऑफ वेदर पैटर्न या वेदर कंडीशंस अप्रॉक्स 30 ईयर्स। तो 30 सालों तक जो मौसम की प्रवृत्ति होती है उसी को क्या बोला जाता है? जलवायु बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? भूकंप आप लोग जानते हो, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी कभी कभी वाइब्रेट करना शुरू करती है, जिसका मेन रीजन होता है प्लेट टेक्टोनिक्स। जब पृथ्वी की प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं तो वहाँ पे वाइब्रेशन शुरू होता है, और इस वाइब्रेशन का जो इंटेंसिटी है या फिर मैग्नीट्यूड है, उसको हम किस स्केल पे मापते हैं? तो वो याद रखिएगा, रिक्टर पैमाना। और रिक्टर पैमाने में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, भूकंप का जो मैग्नीट्यूड होता है या फिर उसका जो विनाशकारिता वाला प्रभाव होता है वो बढ़ता जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में स्तूपों का सबसे अधिक संकेंद्रण कहाँ है? जो स्तूप है ये होता क्या है पहले तो आप समझो। स्तूप ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ये स्तूप जो होते हैं ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड पूजा वाले स्थल होते हैं, जहाँ पे भगवान बुद्ध या जो बौद्ध धर्म के और बड़े बड़े भिक्षु थे उनके अवशेषों को रखकर पूजा किया जाता है। ठीक है। और बौद्ध धर्म में 2 वर्ड और आपको मिलते होंगे, चैत्य और एक मिलता है विहार। देखिए विहार का मतलब होता है जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं,
चैत्य का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा बड़ा सा हॉल जहां पे पूजा हो और उसी में एक स्तूप भी छोटा सा बना हो। तो जाहिर सी बात है चैत्य भी पूजा वाले स्थान होते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े हॉल होते हैं, यहाँ पे छोटा सा स्तूप भी होता है। स्तूप चैत्य के अंदर भी हो सकता है और इंडिविजुअली चैत्य के बाहर भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन आया कि भारत में स्तूप सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, तो वो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप तो बहुत फेमस है, इंडिया के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लोकेटेड है और भारत सरकार उसको जो 200 रुपए का नोट है उसके पीछे भी सांची का स्तूप बनाकर दिया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो स्तूप के कई सारे पार्ट होते हैं, कई बार कांस्टेबल के पेपर में पूछ लेता है, जैसे कि स्तूप के ऊपर जैसे ये जो झंडे टाइप का ऊपर लगा होता है इसको छत्र बोलते हैं, यहाँ पे ये जो है इसको हर्मिका बोलते हैं, ये जो पूरा का पूरा गोला टाइप का इसको अंड बोलते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर ये जो ऐसे दरवाजा टाइप का दिख रहा है इसको तोरण द्वार बोलते हैं। साथ ही ये मेधी है जिसके अराउंड लोग घूमकर पूजा करते हैं, तो ये सब उसके कुछ स्ट्रक्चर हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। तो इंडिया में एक रिपोर्ट आती है हर 2 साल पे जिसका नाम होता है इंडियन स्टैटिक फॉरेस्ट रिपोर्ट, और अब इसकी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है वो 2023 वाली है। तो आपके एग्जाम तक आपको जो डेटा याद रखना है वो 2023 तक का डेटा याद रखना है। इस पर मैंने एक अलग भी वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिलवा दूंगा, आप जाकर पूरा ISFR 2023 यानी कि इंडियन स्टैटिक फॉरेस्ट रिपोर्ट देख सकते हो, इंडिया में वनों का क्या स्टेटस है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है कि किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे स्टेट विथ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश, सेकेंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है कि भारत में टोटल कितना % जंगल है, तो वो है 25.17। इंडिया का टोटल ज्योग्राफी जो है 32 लाख के आसपास हमारा टोटल एरिया है, तो उसमें से लगभग 8 लाख के आसपास हमारे पास जंगल हैं, जो कि 25.17% आ रहा है। ठीक है, इसके साथ एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा जंगल में वृद्धि किसने किया है, तो वो छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, ये सारे स्टेट। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पेपरों में बनता है कि उस स्टेट का नाम बताइए जिसके पास उसके टोटल एरिया का सबसे ज्यादा जंगल है, तो उसमें लक्षद्वीप और मिजोरम का नाम आता है। लक्षद्वीप का जितना भी एरिया है दोस्तों उसके 91% पे फॉरेस्ट फैले हुए हैं और मिजोरम में 85% पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जीव प्रजाति है जिसे दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित और उल्लेखित किया जा रहा है। दचिगाम नेशनल पार्क हमारे देश का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, और यहाँ पर कश्मीरी स्टैग नाम के हिरन, जिसको वहाँ की लोकल भाषा में हंगुल बोला जाता है, वो नेचुरली पाए जाते हैं। जैसे कि गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय पार्क है वहाँ पे एशियाटिक लायन होते हैं, जैसे कि सुंदरबन जो बंगाल का है वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं, जैसे कि आसाम का काजीरंगा है वहाँ पे जो एक सींग वाले गैंडे हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास कुछ नेशनल पार्क हैं जिनमें कुछ स्पेसीज नेचुरली पाए जाते हैं जो वहाँ के एंडेमिक स्पेसीज होते हैं, वो और कहीं नहीं मिलते हैं। ऐसे ही जो हंगुल या फिर कश्मीरी स्टैग हैं ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के दचिगाम में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार यानी कि ओलिगोपोली की परिभाषा के बेहद करीब है। ओलिगोपोली इज अ काइंड ऑफ मार्केट। एक्चुअल में मार्केट अगर आप इकोनॉमिक्स में देखोगे तो मार्केट 3 टाइप के होते हैं। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है मोनोपोली जहां पर सिर्फ एक विक्रेता होता है, और एक होता है इम्परफेक्ट। देखो रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, तो जो करता है वो इम्परफेक्ट होता है। और इम्परफेक्ट के भी 3 काइंड होते हैं, वो एक होता है मोनोपोलिस्टिक, एक होता है ओलिगोपोली और एक होता है डुओपोली। तो कई बार पेपरों में ये पूछता है कि रियल लाइफ में कौन सा मार्केट सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है, वो होता है ओलिगोपोली। और ओलिगोपोली का इसमें से बेस्ट जो एग्जांपल है दोस्तों वो है सिगरेट इंडस्ट्री। अब देखो ओलिगोपोली में होता क्या है, ओलिगोपोली के कुछ फीचर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे उनका प्राइस मेकिंग पावर होता है। जैसे सिगरेट की जो कंपनियां होती हैं वो अपना कीमत खुद रख सकती हैं। हाई बैरियर्स टू एंट्री यानी कि
किसी नए फर्म को यहाँ पे एंट्री मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट पे कुछ ही कंपनी, ओलिगो का मतलब होता है कुछ, तो कुछ ही विक्रेता होते हैं। तो नए विक्रेता को यहाँ पे एग्जिस्ट करने में बहुत समय लगता है, बहुत कंपटीशन करना होता है। साथ ही एक दूसरे पे ये सारे के सारे फर्म इंटरडिपेंड होते हैं, मैक्सिमाइज्ड रेवेन्यू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट। डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि सिगरेट बनाने वाली जो भी 8-10 कंपनियां हैं वो सब सिगरेट बनाएंगी, लेकिन उसमें अपने प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगी। जैसे किसी में निकोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी तो किसी में कम हो जाएगी, किसी में कुछ फ्लेवर आ जाएगा तो किसी में कुछ। ये जो प्रोडक्ट का ये अपना डिफरेंशिएट करते हैं, इसी को ये ओलिगोपोली मार्केट का सबसे बेस्ट फीचर होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए नियामक के रूप में कार्य करती है। म्यूचुअल फंड इंडिया में आजकल बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है पारस्परिक कोष, जिसमें कुछ लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर उस पैसे को एक जगह इन्वेस्ट करते हैं और जो रिटर्न मिलता है उसको आपस में क्या करते हैं, बांट लेते हैं। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड होता है इसमें धोखाधड़ी ना हो, इसमें मतलब कहने का मतलब है कि 420 ना हो। इन सब से बचने के लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो इनको रेगुलेट करे। तो उस अथॉरिटी का नाम क्या है, याद रखिएगा, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको 1992 से मतलब इसको एक एज ए लीगल रूप में इस्टेब्लिश किया गया था, कानूनी रूप से इस्टेब्लिश किया गया था। वैसे इसका फॉर्मल फाउंडेशन 1988 में ही हो गया था। और सेबी हमारे पूरे कैपिटल मार्केट को, चाहे वो आपका शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, इन सबको क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस साल हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इज द ओल्ड नेम ऑफ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, दैट इज एसबीआई। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसको 1921 में 3 बैंकों को मर्ज करके किया गया था। वो 3 बैंक कौन कौन से थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। और फिर आगे चलकर 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1921। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2015 में भारत सरकार द्वारा स्थापित मुद्रा बैंक का प्रमुख कार्य क्या है। मुद्रा का दोस्तों फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। तो जैसे आप कोई छोटा उद्योग कर रहे हो, उस छोटे उद्योग को आपको रीफाइनेंस करना है, थोड़ा और बढ़ाना है, तो उसके लिए सरकार एक स्कीम अप्रैल 2015 में स्टार्ट की थी, जिसका नाम है मुद्रा योजना। इस मुद्रा योजना का तो आप अब यहां पे देख लो, आंसर पहले तो समझ लो इसका मेन काम क्या हो गया, सूक्ष्म उद्योगों को ऋण और वित्त प्रदान करना। अब आज की डेट में जो मुद्रा बैंक है, यहां से आपको 4 कैटेगरी के लोन मिलेंगे। पहली कैटेगरी के लोन शिशु लोन कहलाते हैं, जिसमें आपको 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। दूसरी कैटेगरी किशोर लोन होती है, जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन आपको मिलता है। तीसरी कैटेगरी तरुण लोन होती है, जिसमें आपको 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलता है। यही तीनों कैटेगरी दोस्तों 2015 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन पिछले साल हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसमें एक और कैटेगरी ऐड की है। तो ये नई वाली कैटेगरी आपको याद रखनी है, जिसका नाम है तरुण प्लस। अब तरुण प्लस में बोला गया कि 10 लाख से 20 लाख तक का लोन जिसको चाहिए वो उस वाली कैटेगरी से पैसा ले सकेगा। सरकारी बैंक या कहीं से भी, जो भी वहां पे पूरा का पूरा प्रोसीजर है इस मुद्रा बैंक का, वहां से इनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को विधानसभा प्रदान की गई। यानी कि दिल्ली में विधानसभा कब बनाया गया। तो देखो, जब भारत आजाद हुआ तो उस समय हमारा जब संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने के समय दिल्ली को पार्ट सी वाले स्टेट में रखा गया था, और पार्ट सी वाले स्टेट्स के पास विधानसभाएं होती थी। तो दिल्ली के पास भी 1952 से लेकर 56 तक विधानसभा थी,
लेकिन 56 में आप लोगों को पता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता है और पूरे भारत को जो 4 प्रकार के राज्य होते थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, वो खत्म करके 2 टाइप के राज्यों में बांटा गया, एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरीज। तो वहां पर दिल्ली को विधानसभा नहीं मिला क्योंकि दिल्ली बना यूनियन टेरिटरी। लेकिन 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक बार फिर से दिल्ली के लिए विधानसभा का प्रोविजन किया गया 1991 में, और दिल्ली में इस प्रोविजन के तहत जो चुनाव होते हैं पहली बार 1993 में होते हैं। तो 1993 से एक बार फिर दिल्ली में विधानसभा एग्जिस्ट कर रही है जो अभी तक चल रही है। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि दिल्ली के लिए विधानसभा जो एक संवैधानिक रूप से कब बनाया गया, तो वो 1991 में 69 अमेंडमेंट के माध्यम से, और किस साल वो बना, तो वो 1993 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो संविधान है, हमने अब एक बार संविधान लिख दिया तो जरूरी नहीं है कि लाइफ टाइम चलेगा, समय समय पर इसमें अमेंडमेंट भी चाहिए, संशोधन भी चाहिए। तो जो संशोधन करने की प्रक्रिया है कि हम अपने संविधान में कैसे संशोधन कर सकते हैं, उस पूरी प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 368 में है। तो यहां पर पावर ऑफ पार्लियामेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर बताओगे कि भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है। कमेंट बॉक्स में मुझे आप आंसर जरूर बताओगे। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है? हड़प्पा सिविलाइजेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का तो खैर है ही। तो जो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन था, वो इसको एक्चुअल में ये पूरी की पूरी सिंधु नदी घाटी का जो क्षेत्र था वहीं पे फैला हुआ था। हड़प्पा वो पहला प्लेस था जहां पे इसके अवशेष प्राप्त हुए थे, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। अब हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, बहुत सारे इसके फेमस जगह हैं जो आज के डेट में एग्जिस्ट करते हैं। जो करंट हमारा पॉलिटिकल मैप है इंडिया पाकिस्तान का, वहां पे अब आपसे वही पूछा जा रहा है कि आज के डेट का जो हरियाणा है वहां पे उस टाइम का कौन सा शहर स्थित था? तो उसका नाम याद रखिएगा, राखीगढ़ी। ये दोस्तों जो राखीगढ़ी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हरियाणा का मैप है ये, और हरियाणा के मैप में आपको ये राखीगढ़ी दिख रहा है, और आलमगीरपुर जो है वो यूपी में है। बाकी बहुत सारे प्लेसेज इसके मोस्टली आज के पाकिस्तान में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहली बार वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना था? वंदे मातरम इज द अवर नेशनल सॉन्ग, जिसको कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और वंदे मातरम उन्होंने अपनी एक किताब, उनकी बड़ी फेमस नॉवेल थी आनंदमठ, उसमें सन्यासी रिवोल्ट का उल्लेख है। उसी दौरान उन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था, जो आगे चलकर हमारा राष्ट्रीय गीत भी बनता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कि वंदे मातरम को पहली बार पॉपुलरली कब लोगों ने गाया था? तो वो याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन दोस्तों 1905 में स्टार्ट हुआ था। क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि 1905 में लॉर्ड कर्जन नाम का एक गवर्नर जनरल इंडिया में आया था, जिसने क्या किया था, बंगाल को बांटा था, यानी कि बंगाल विभाजन किया था। तो बंगाल विभाजन के विरोध में हम लोगों ने अंग्रेजों का बहिष्कार किया था, स्वदेशी अपनाने पे जोर दिया था, इसलिए इस मूवमेंट को स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं। और इस आंदोलन में भाईचारा को बढ़ाने के लिए, देशभक्ति को बढ़ाने के लिए वंदे मातरम गाना खूब पॉपुलर हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालिक राजधानी थी? देखो, दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी आती हैं, गुलाम डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, इसके अलावा सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। लोधियों को हराकर बाबर ने फिर मुगल डायनेस्टी एस्टैब्लिश की थी, लेकिन ये 5 जो डायनेस्टी हैं ये आपके दिल्ली सल्तनत में आती हैं। और इसमें जो तुगलक डायनेस्टी थी उसमें एक बड़ा ही फेमस राजा हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक। पूरे इंडिया की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन जितना वो इंटेलिजेंट था उतना ही अभागा था। अभागा का मतलब उतना ही वो दुर्भाग्यशाली था। बहुत इंटेलिजेंट था, बड़े बड़े निर्णय लेता था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी, उसके निर्णय गलत हो जाते थे। जैसे 2016 में भारत के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी किया, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने 13वीं ईस्वी के आसपास ही नोटबंदी कर दिया था। तो आप सोच लो कि वो कितना इंटेलिजेंट था। तो मोहम्मद तुगलक ने एक ऐसे ही उसने काम किया था, दिल्ली से अपनी राजधानी को थोड़े समय के लिए शिफ्ट करना
उसको पड़ा था, कुछ आक्रमण वगैरह हो रहे थे, तो उसने सोचा कि चलो कैपिटल ही शिफ्ट कर देते हैं, और उसने जो अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी देवगिरी में, जो कि आज के महाराष्ट्र में लोकेटेड है। लेकिन ये वाला भी डिसीजन उसका सही नहीं हुआ, वापस फिर उसको दिल्ली आना पड़ा। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? देखिए, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो राजस्थान के अजमेर में स्थित है, और इसको 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पूरे के पूरे आर्किटेक्ट का एक मेजर पोर्शन ऐसा लोग मानते हैं कि 2.5 दिन में बना था। ठीक है, अब ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा जहां पे बना है, वहां पे एक प्राचीन हिंदू मंदिर कह लो या संस्कृत यूनिवर्सिटी थी, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा कर बनवाया था। तो आपसे पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि 2.5 दिन का ये जो झोपड़ा है किस राज्य में स्थित है, ये देखिए मैं आपको इमेज उसकी दिख रही है, ये आपके राजस्थान के अजमेर में स्थित है। किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कश्मीर की पूर्वी सीमा का नाम बताइए। कश्मीर वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड पार्ट ऑफ अवर इंडिया, क्योंकि कश्मीर पे बुरी नज़र हमारे पड़ोसियों की रहती है, चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन हो। तो अब हम अपने इस कश्मीर की पूर्वी सीमा को देखें तो कश्मीर की जो ये पूर्वी सीमा है इधर की तरफ, वो कौन बनाती है? तो वो लद्दाख। लद्दाख जो है कि कश्मीर के पूर्व में है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ गया, एक सेकेंड, ये देखिए, तो लद्दाख यहाँ पे पूर्वी सीमा बनाती है। सियाचिन ग्लेशियर जो है नॉर्थ में है, गिलगिट बाल्टिस्तान वेस्ट में है, काराकोरम भी नॉर्थ में है। तो यहाँ पे पूर्वी सीमा आपका याद रखिएगा लद्दाख। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच कौन सी भौतिक विशेषता जल विभाजक का कार्य करती है? देखो, इंडिया में 3 बड़ी नदियां हैं, इंडस यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और तीनों बड़े मैदान बनाती हैं, और इनके मैदान डिवाइड रूप में, मतलब स्पष्ट रूप से दिखते हैं कि इधर गंगा का मैदान है, इधर ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इधर सिंधु का मैदान है। तो यहाँ पे गंगा और सिंधु के बीच जो मैदान है उसका एक नेचुरल बाउंड्री लाइन कैसे बनता है? तो जैसे आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे होगे, ये पूरा का पूरा, जैसे मान लो ये इंडस का प्लेन है, ये पूरा का पूरा गंगा का प्लेन है, और ये ब्रह्मपुत्र का प्लेन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक माउंटेन रेंज है जो कि इंडस रिवर्स को और गंगा रिवर्स को अलग करती है। ये माउंटेन राजस्थान में फैला हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं, वो है अरावली, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द इंडिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहां पर स्थित है? तो भारत के पास एक ही एक्टिव वोल्केनो है और उसका नाम है बैरन, और वो आपके अंडमान द्वीप समूह पर है कि निकोबार द्वीप समूह पर है, लक्षद्वीप पर है या मिनिकॉय पर है? तो याद रखिएगा अंडमान द्वीप समूह पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है? नॉर्थ ईस्ट मानसूनल विंड। नॉर्थ ईस्ट मानसूनल विंड को रिट्रीटिंग मानसून बोला जाता है जब भारत से मानसून वापस जाने लगता है। जैसे सितंबर अक्टूबर के महीने में आप देखोगे इंडिया से हवाएं वापस जाने लगती हैं, और जून जुलाई के महीने में इंडिया में हवाएं आती हैं, जिसको हम कहते हैं कि मानसून आ गया। फिर ये 2-3 महीने बारिश करती हैं और फिर वापसी जाने लगती हैं। जब ये हवा वापसी जाती हैं तो इनको नॉर्थ ईस्ट मानसूनल विंड बोलते हैं, या भारत से मानसून का लौटना। और लौटते समय ये तमिलनाडु का जो समुद्री तट है, जिसको कोरोमंडल बोलते हैं, वहां पे खूब बारिश करती हैं। तो यहाँ पे आपसे जो पेपर में पूछा गया है कि कौन से यहाँ पे क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होती है, वो याद रखिएगा कोरोमंडल और आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा में। तो यहाँ पे आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ये तमिलनाडु हो गया और ये आंध्र प्रदेश हो गया। तो इन्हीं दोनों के समुद्र तट पर ये खूब बारिश होती है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस नदी के जल का बंटवारा भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक नदी बहती है जो सिक्किम से निकलकर इंडिया के आसाम से होते हुए बांग्लादेश में जाती है, उसका नाम है तिस्ता। और तिस्ता के पानी को लेकर बांग्लादेश और इंडिया के बीच डिस्प्यूट चल रहा है। तो उस नदी का नाम क्या हो गया? तिस्ता। और इसको 1983 में इंडिया और बांग्लादेश ने एक एग्रीमेंट भी किया कि झगड़ा न हो, यानी कि तिस्ता का कितना पानी इंडिया यूज करेगा और कितना पानी बांग्लादेश, उसके लिए एक समझौता हुआ। तो अगर आपसे आने वाले एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि तिस्ता नदी जल समझौता किन 2 देशों का है, वो भारत और बांग्लादेश का, और किस ईयर हुआ था? तो 1983 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसके गतिज ऊर्जा में क्या होता है?
देखो गतिज ऊर्जा का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है इसका फार्मूला होता है हाफ mv²। m वहां पे उसका मास है, जो भी पिंड है, और v उसकी वेलोसिटी है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि अगर आप उसकी गति को दुगनी कर दो, यानी कि v है, अब ये 2v हो जाएगा, तो 2v का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहां पे उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना बढ़ जाएगा, तो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इट गेट क्वाड्रप्लेट, यानी कि यह 4 गुना हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिकतम होती है। विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है किसी भी मटेरियल का एक यूनिट, आप उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो आपको हीट चाहिए वो उसका स्पेसिफिक हीट होता है। जैसे मान लो आयरन है, आयरन का 1 यूनिट ले लो, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दो, जितना टेम्परेचर चाहिए वो आयरन की स्पेसिफिक हीट हो गई। वाटर का 1 यूनिट लो, उसको 1 डिग्री टेम्परेचर उसका इंक्रीज करो, वो वाटर की स्पेसिफिक हीट हो गई। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्पेसिफिक हीट होती है वो जल की होती है, बिल्कुल याद रखना, बहुत बार पेपरों में क्वेश्चन आता रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष डिग्री तक आवश्यक तापमान को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है। तो वो होता है थर्मोस्टेट। और यहां पे एक थर्मामीटर भी वर्ड है आपके ऑप्शन में। तो थर्मामीटर का मतलब होता है टेम्परेचर मापना, लेकिन यहां पे टेम्परेचर का रेंज नहीं होता, ये वहां पे हो रहा है कि टेम्परेचर के रेंज तक। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की कौन सी धमनी यानी कि आर्टरी ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं ले जाती। तो मानव के शरीर में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं वो पर्टिकुलरली 2 पार्ट में बंटते हैं, एक धमनी और एक सीरा। सीरा में हमेशा गंदा खून बहता है और जो धमनी होता है वहाँ पे मतलब साफ यानी कि क्लीन ब्लड बहता है। लेकिन धमनी में एक ऐसी धमनी होती है जो गंदा खून बहाती है, जिसमें गंदा खून बहता है, जिसका नाम है पल्मोनरी यानी कि फुफ्फुस धमनी या महाधमनी इसको हम बोल सकते हैं। तो जो फुफ्फुस धमनी है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये साफ खून नहीं बहाती है, ये गंदा खून बहाती है। बाकी सारी धमनियां साफ खून बहाएंगी। ऐसे सिरा में भी आप देखोगे, आपके शरीर में जितने भी सिरा हैं उनमें सब में गंदा खून बहेगा, लेकिन जो पल्मोनरी सिरा होगा यानी फुफ्फुस सिरा होगा उसमें साफ खून बहेगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हरे पालक में क्या मिलता है। तो हरे पालक में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या ऑल ऑफ दीज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा ऑल ऑफ दीज कर दिया करो, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि उसमें सी नहीं मिलेगा, बी नहीं मिलेगा, या इस हरे पालक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर जब एनीमिया नाम का रोग होता है। एनीमिया एक ऐसा रोग होता है जिसमें हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है और ये महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है। तो महिलाओं को हरे पालक खाने के लिए डॉक्टर इसीलिए सजेस्ट करते हैं ताकि पालक की वजह से आयरन की मात्रा उनके शरीर में बढ़ जाए। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रियो शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है। देखिए रियो शिखर सम्मेलन 1992 में ऑर्गेनाइज किया गया था ब्राजील के खूबसूरत शहर रियो डी जेनेरियो में, और इसको फर्स्ट अर्थ समिट यानी कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी बोला जाता है। और इस समिट का मेन जो एजेंडा था वो जैविक विविधता को यानी बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाना, वो तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। रियो सम्मेलन का क्या मेन एजेंडा था, तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। किस साल हुआ था, 1992 में, और इसको फर्स्ट अर्थ समिट भी बोला जाता है, ये भी याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार परिभाषा के बेहद करीब है, तो याद रखिएगा सिगरेट इंडस्ट्री। इसके बाद दोस्तों अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विधायिका का नहीं है। देखो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 3 मेजर पार्ट होते हैं, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका यानी कि जो संसद वाला पोर्शन हम ऐसे समझ सकते हैं जहां पे नियम कानून बनते हैं, तो उसमें क्या नहीं उसका काम है, कानून बनाना ये तो जी है, बजट पारित करना ये भी है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना ये भी है, लेकिन बजट बनाना ये काम विधायिका का नहीं है। विधायिका सिर्फ बजट पे डिस्कस कर सकती है, उसको पास या फेल कर सकती है। बजट बनाने का कार्य कार्यपालिका का होता है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। तो कई बार पेपरों में ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होता है, लोगों को लगता है कि संसद में बजट बनता है। नहीं दोस्तों, बजट बनता है वित्त मंत्रालय में, जो कि एक हमारे कार्यपालिका का पार्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
सामाजिक अनुबंध सिद्धांत यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी किसने दिया था? तो ये नाम याद रखिएगा, हॉब्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किस साल तैयार किया गया था? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। पंचशील सिद्धांत 1954 में रेडी किया गया था दो देशों के बीच। वो दो देश कौन कौन से थे? तो इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना ने 5 मुद्दों पर एक दूसरे के साथ एक एग्रीमेंट किया था जिसको हम पंचशील एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये पंचशील एग्रीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के वायलेशन की वजह से इंडिया और चाइना का रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उस्ताद अमजद अली खान का जो संबंध है वो सरोद नामक यंत्र से है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे भारी दिन यानी कि सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो देखो, भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है। जैसे ये धरती है, इस धरती के बीच से एक लाइन खींची गई इक्वेटर, जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं। इक्वेटर के ऊपर आधी धरती नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाती है और नीचे वाली साउथ हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर का जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून होता है। तो इंडिया इज आल्सो लोकेटेड इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, दैट्स व्हाई द लार्जेस्ट डे इन इंडिया इज 21 जून। और वहीं पे अगर हम सबसे छोटा दिन देखें भारत में तो वो होता है 22 दिसंबर को, क्योंकि 22 दिसंबर को साउथ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो जून के महीने में जो कर्क रेखा होता है वहां पे सीधी पड़ती हैं और दिसंबर के महीने में जो मकर रेखा होता है वहां पे सीधी पड़ती हैं। जबकि सितंबर और अक्टूबर में वो क्या होता है, सितंबर और मार्च में क्या होता है, बिल्कुल बीच में धरती पे बराबर पड़ती हैं। इसी वजह से आप देखोगे सितंबर और मार्च में दिन और रात बराबर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इधर उधर जाओगे तो दिन और रात का जो घंटे का समय होता है वो घटता बढ़ता जाता है। क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं तो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो अपने राजनीतिक जीवन के दौरान कभी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुए थे? देखिए, भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने कांग्रेस से, लाल बहादुर शास्त्री उसके बाद बने कांग्रेस से, इंदिरा गांधी कांग्रेस से, राजीव गांधी कांग्रेस से, ये सारे कांग्रेस पार्टी के थे। लेकिन बीच में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मोरारजी देसाई, वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे लेकिन वो कांग्रेस पार्टी से हटकर जब चुनाव लड़ते हैं तब प्रधानमंत्री बनते हैं। तो क्वेश्चन एक ये भी आता है पेपरों में कि देश का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? तो उनका नाम आप क्या बताओगे? गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वो है मोरारजी देसाई। लेकिन ये क्वेश्चन आए कि पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो कभी भी कांग्रेस से नहीं जुड़ा, क्योंकि मोरारजी पहले कांग्रेस में ही थे, बाद में कांग्रेस छोड़े हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो कभी भी, याद रखिएगा, कभी भी कांग्रेस पार्टी से उनका कोई मतलब नहीं था। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस साल शुरू किया गया था? ईयर था 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था। मेन टारगेट था लोकल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना। जैसे कि लोकल गवर्नमेंट, जिसको अभी मैंने पंचायत और ये नगर पालिका वगैरह समझाया था, ये तो 1959 में राजस्थान पहली बार लाया था। लेकिन यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है उसके लिए, यानी कि सामुदायिक विकास, आपस में लोग मिलजुल कर विकास करें, उसके लिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 52 में स्टार्ट किया था, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मेरी 51 कविताओं के रचयिता हैं? ये बहुत फेमस एक बुक है मेरी 51 कविताएं, और इसको लिखने वाले जो फेमस ऑथर हैं उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा करंट अफेयर वाले सेगमेंट को कवर कर लेते हैं। 27 फरवरी 2025 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, जिस पर मैंने क्वेश्चन कराया था, म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर, शेयर मार्केट का रेगुलेटर, उसका नया अध्यक्ष कौन बना है? तो उनका नाम याद रखिएगा, तुहिन कांता पांडे।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक डायरेक्ट टैक्स देने वाली कंपनी बनी है? तो वो है रिलायंस लिमिटेड, मुकेश अंबानी की कंपनी ने भारत में सबसे ज्यादा डायरेक्ट टैक्स पे किया है, ये याद रखिएगा। कंपनियों के इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको निगम कर या कारपोरेट टैक्स बोलते हैं, और किसी एक व्यक्ति के इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको इनकम टैक्स या फिर आयकर बोलते हैं, ये बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में केरल को फाइनल में हराकर रणजी ट्रॉफी 2025 किसने जीती? तो ये टीम है विदर्भ की टीम ने जीता है इस बार का रणजी ट्रॉफी 2025 का। उसने फाइनल में किसको हराया? ये भी याद रखिएगा, केरला को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राजनीतिक दल 2023-24 में 4300 करोड़ रुपए से अधिक की आय के साथ भारत का सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी बनकर उभरा है? तो उसका नाम नो डाउट सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस सेकंड नंबर पर है। ये जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं इनको चंदे मिलते हैं, उन्हीं चंदों से इनकी इनकम दिखाई जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी को 2023 और यहाँ पे 24 में कुल 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, और इससे ये भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, अमीर पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बना है? तो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में अपॉइंट हुई है रेखा गुप्ता। तो दोस्तों, क्या रेखा गुप्ता दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, या इससे पहले दिल्ली की कोई मुख्यमंत्री महिला बनी थी? वो कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, क्या रेखा गुप्ता है या कोई और है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब स्टेट गवर्नमेंट फेल होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति शासन वहां पे लगाती है। तो राष्ट्रपति शासन कहां पर फरवरी 2025 में लगाया गया है? तो वो स्टेट का नाम याद रखिएगा, मणिपुर में मैंने अभी एक क्वेश्चन भी आपको कराया था, और मणिपुर लगातार डिस्टर्ब चल रहा है, वायलेंस से लेकर वहां पे सारी समस्याएं चल रही हैं। तो वहां की जो सरकार थी वीरेंद्र सिंह की, वो फेल हो गई। तो वीरेंद्र सिंह की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन फरवरी में लगा दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खेल उद्योग समाचार साइट स्पोर्टिको के अनुसार 2024 में दुनिया का सबसे अधिक सैलरी पाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम याद रखिएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे फेमस खिलाड़ी हैं, पुर्तगाल से आते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, और इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो ये याद रखिएगा, इनका जो पेमेंट है वो भी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में जारी 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक किस राज्य ने केरल को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो उस राज्य का नाम है कर्नाटका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट होती है उस लोकल गवर्नमेंट में किस स्टेट का क्या परफॉर्मेंस होता है, उसमें केरला बहुत सालों से लगातार टॉप कर रहा था। इस बार केरला को पीछे छोड़ा है कर्नाटका ने, और कर्नाटका बन गया है इस इंडेक्स का बेस्ट परफॉर्मर स्टेट। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 2027 में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल कहां आयोजित किया जाएगा? ई स्पोर्ट्स आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। जेन जी जो हमारे यहाँ, मतलब कहने का मतलब जो ये आज की जनरेशन है वो ऑनलाइन गेम बहुत खेलते हैं, तो इसी को प्रमोट करने के लिए दुनिया में पहली बार ई स्पोर्ट ओलंपिक कराया जाएगा। कहाँ कराया जाएगा? याद रखिएगा, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। इसके बाद दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 जो उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे उसमें मेडल टेबल में कौन सी टीम सबसे नंबर 1 पे रही? तो उस टीम का नाम याद रखिएगा, सर्विसेज की एक टीम होती है, जो सर्विस करने वाले लोग होते हैं वो मिलकर इस टीम को बनाते हैं। तो इस टीम ने बड़ा धमाकेदार प्रदर्शन किया, किसी भी स्टेट को यहाँ पे उसने टिकने नहीं दिया। तो इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन कवर किए। इस 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पूरे क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको कहां पर मिलने वाली है? रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर वहां से इसको डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को, और बार बार रिवाइज करते रहना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बात और, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जय हिंद दोस्तों।